इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस दैट इज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन केस ऑफ इंडिया। सो रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसके मायने क्या हैं इनकम टैक्स एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। रेजिडेंशियल स्टेटस है जो कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इनकम और द स्कोप ऑफ इनकम एज वी से। सो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन would define the scope of or the taxability of income of a particular person, means it will tell us which income of that particular person that shall be included for taxation purposes and which income of that person shall be excluded for the taxation purposes. So उस पर्सन की इनकम क्या होगी, क्या सिर्फ इंडिया वाली इनकम ही इनकम मानी जाएगी या इंडिया से बाहर वाली इनकम भी इनकम मानी जाएगी। इंडिया में इनकम है तो किस तरह की इनकम मानी जाएगी, अगर बाहर से इनकम है फॉरेन से इनकम है पर वो किस तरह की है, क्या उसका इंडिया के साथ कोई बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है, वहाँ से इंडिया की कंपनी से इनकम बाहर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारे सवालों के जवाब जो है हमें मिलते हैं by study of the concept of residential status. So इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है, यही कॉन्सेप्ट हमें बताएगा कि जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो क्या है किसी पर्सन का, हम कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएंगे और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते उस इंडिविजुअल के लिए। और उसको जानने के लिए हमें उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट के बारे में। दूसरी चीज़, हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरी टर्म होती है सिटीजनशिप। अब अगर हम बात करें जो रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर सिटीजनशिप और सिटीजनशिप ऑफ दैट कंसर्न्ड पर्सन। सो उस पर्सन की नागरिकता क्या है, उसका उससे निवास स्थान से, जिसको हम रेजिडेंस बोलते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है फॉर दिस इनकम टैक्स एक्ट पर्पसेस। हाँ, अलग दूसरे सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली या दूसरे किसी लीगल स्टैच्यू के अंदर वो हो सकता है, उनका लेना देना आपस में इंटरेक्शन हो सकती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट या कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट के केस में सिटीजनशिप इज डिफरेंट एंड रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट। Both are different concept and we are only interested about residential status because that will tell us the overall income of that person. Income tax act has nothing to do with citizenship. So जैसे कि हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक फॉरेन नेशनल, एक अमेरिकन सिटीजन, एक रशियन सिटीजन भी रेजिडेंट हो सकता है फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस डिपेंडिंग अपॉन द स्टे ही और शी इज़ इन इंडिया। सो एक फॉरेन नेशनल भी रेजिडेंशियल स्टेटस में क्वालिफाई कर सकता है और इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है। अब ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, तो इसका प्रोसेस है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस की हाउ वी डिटरमाइन, हाउ वी एनालाइज, हाउ वी कंप्यूट और डिसाइड द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की रेजिडेंशियल स्टेटस जानना ज़रूरी है क्योंकि वो इनकम बताता है कौन सी पे टैक्स लगाना है और कौन सी पे टैक्स नहीं लगाना। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कैसे करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो है सेक्शन 6 जो है वो डील करता है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये 6 सेक्शन के अंदर ही सब सेक्शन हैं, जैसे कि 6 सब सेक्शन 1, ये जो ब्रैकेट में मेंशन, ये इसको बोलते हैं सेक्शन और इसको बोलते हैं सब सेक्शन। सो 6 सब सेक्शन 1 जो है वो डील करता है फॉर इंडिविजुअल्स, वैसे ही सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 बताता है डेफिनेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट और 6 सब सेक्शन 1 बताता है डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट। इसी तरह सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कंपनी का रेजिडेंट स्टेटस क्या होगा। ठीक है, इसी तरह HUF के लिए 6 सब सेक्शन 2 और फर्म के लिए, बाकी सब की कैटेगरीज के लिए भी अलग अलग सब सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि उनके केसेस में क्या होगा। अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, इंसान की बात करें, तो उसके केस में सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 जो है वो लागू होता है। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर
इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए, एक एचयूएफ के केस में और एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एक 3 वे कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन है रेजिडेंशियल स्टेटस की। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए, कंपनीज के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, ज्यूरिडिकल पर्सन्स के लिए, उन सब कैटेगरीज के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए सिर्फ 2 वे कैटेगरी है, 2 ही क्लासिफिकेशन है, या तो वो रेजिडेंट होंगे या वो नॉन रेजिडेंट होंगे। बट अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं तो उसके केस में बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो तो इसी का ही होगा, या तो वो पर्सन रेजिडेंट बनेगा सबसे पहले या वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा सीधा। बट अगर वो रेजिडेंट बनता है तो उसके बाद हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन विद इन रेजिडेंट आ जाती हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। उसके लिए कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रेड विद सेक्शन 6(6)(a) एंड 6(6)(b। और दूसरी कैटेगरी है कि वो पर्सन रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, पहले में हो गया रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और दूसरे में हो गया रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उसके लिए कौन सा सबसेक्शन है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सो रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए किसी भी पर्सन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस अगर किसी भी एंटिटी का पता करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल्स के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है फॉर इंडिविजुअल्स रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो पता लगता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। मतलब वो इंसान कितने दिन भारत की ज़मीन पर, टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स और लिमिट्स एंड द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दिस कोस्टल एरियाज, और जो हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं जिसको वह टेरिटोरियल वाटर्स वाले सारा जो एरिया आता है, टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूड सो ऑन, वो सारे के सारे एरिया के अंदर वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसका स्टे क्या था। जितना स्टे था उस हिसाब से हम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पर फॉल कर रहा है। ईदर दैट पर्सन क्वालिफाइज टू बी अ रेजिडेंट और दैट पर्सन क्वालिफाइज टू बी अ नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो क्या उसका स्टे इतना है कि उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलें, या अगर उसका स्टे इतना नहीं है तो वो बन जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो आइए इनके बारे में बात करते हैं, ये कंडीशंस हैं क्या और कैसे इसको समझते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिफोर टेस्टिंग द कंडीशंस ओनली, कि जो भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं एंड नेवर फॉर असेसमेंट ईयर। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस की जब भी हम बात करेंगे तो हम किसके कॉन्टेक्स्ट में वो फाइंड आउट करेंगे? प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जिस साल की इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस साल की इनकम का हम स्कोप जानना चाहते हैं या जिस साल की इनकम पे हम टैक्स लगाना चाहते हैं, उसी साल के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था हम जानेंगे। हम आज उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2018 और 19 साल की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम पे टैक्स लगाना है, तो उस साल, उस प्रीवियस ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। हो सकता है कि उस साल वो रेजिडेंट हो, और आज अगर हम आज बात कर रहे हैं तो 2020 2021, और इस साल अगर उसकी असेसमेंट हो रही है, ठीक है, या 19-20 में उसकी असेसमेंट हो रही है, तो आज वो हो सकता है वो पर्सन हो जाए नॉन रेजिडेंट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वो कंडीशन जो भी जिसमें भी फॉल करेगा। बट हमें किससे कंसर्न है कि जिस साल की इनकम पे हम बात कर रहे हैं, जिस साल की इनकम में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस साल के टैक्सेशन पर्पस में हम इंटरेस्टेड हैं, उस साल उसका स्टेटस क्या था। सो हमेशा प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर ही रेलिवेंट जो है, उसी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन करते हैं। और एक बात, ड्यूअल रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑल्सो पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ फिक्स्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज फॉर ड्यूरेशन ऑफ स्टे। किस कंट्री ने कितना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखा है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई अ पर्सन टू बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सो ऑन, उसके कारण जो है ड्यूअल रेजिडेंशियल स्टेटस भी पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन इनकम एक्रू टू एन इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया दैट शैल बी इट बी टैक्सेबल और नॉट शैल इट बी, it will depend upon, first we need to determine his or her residential status. So foreign income पे टैक्स लगाना है या नहीं,
उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या था। सिमिलरली अगर फॉरेन नेशनल है तो वो चाहे इंडिया में अगर इनकम कमा रहा है तो इंडिया वाली इनकम को तो टैक्स करेंगे, पर क्या उसकी फॉरेन इनकम को टैक्स करना है कि नहीं करना, वो भी पता चलेगा उसके रेजिडेंस स्टेटस को जान के, ना कि उसकी सिटीजनशिप को देखकर। चाहे वो फॉरेन सिटीजन है, पर अगर वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे के हिसाब से वो रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट बनता है तो उस केस में हम उसकी फॉरेन इनकम को भी टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी। देयरफॉर अ यूएस सिटीजन कैन बी अ रेजिडेंट इन इंडिया एंड इंडियन सिटीजन कैन बी अ नॉन रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो दिस इज अबाउट द वेरियस फंडामेंटल्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम बात करते हैं जो कैटेगरीज हमने बात करी कि रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या हो सकता है। बेसिकली दो रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, या तो कोई पर्सन जो है वो रेजिडेंट होगा या वो पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है जी। हाँ, इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में जैसे कि हम बात करें, इस टू वे क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। जब रेजिडेंट वाली कंडीशन जो है इसके 2 सब पार्ट्स आ जाते हैं। वो कौन से हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरी ओरिजिनल वाली क्लासिफिकेशन ही ये जो ऊपर वाली है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। बाकी सब कैटेगरीज ऑफ असेसेस के केस में कोई पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कोई कंपनी है, कोई ज्यूरिडिकल पर्सन है, उसके केस में सिर्फ 2 वे क्लासिफिकेशन ही ऊपर वाली चलेगी। या तो वो एंटिटी रेजिडेंट होगी पर्टिकुलर यूनिट में, या वो एंटिटी नॉन रेजिडेंट होगी। और इनके केसेस में, कंपनीज और बाकी असेसेस के केसेस में जो पैरामीटर होता है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे नहीं होता, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है या चीफ के लिए। इन सब एंटिटीज़ के केस में जो पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। सो उस एंटिटी की, उस कंपनी की, उस पार्टनरशिप फर्म की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या थी उस साल में, वो जो है वो बताएगी स्पेसिफिकली कि क्या वो एंटिटी रेजिडेंट एंटिटी थी क्या, या वो एंटिटी नॉन रेजिडेंट एंटिटी कहलाएगी। ठीक है जी। अब हम इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो सबसे पहले हमने कैटेगराइजेशन की है रेजिडेंट। रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उनके लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट के लिए सिंपल कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सो बेसिकली रेजिडेंट के लिए ये सेक्शन है। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें तो साथ में, इसके साथ में हम ऐड कर देते हैं, जब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6A और 6B को पढ़ते हैं तो वो ओवरऑल कंप्लीट बन जाता है डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये कहता क्या है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है किसी भी पर्सन को सबसे पहले वो रेजिडेंट है या वो सीधा ही नॉन रेजिडेंट है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो पर्सन रेजिडेंट है कि नहीं है। अगर वो पर्सन, ये 2 टेस्ट जो अब हम बात कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई एक भी फॉलो करता है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट। अगर वो दोनों टेस्ट ही नहीं फॉलो करता तो वो बन जाएगा सीधा नॉन रेजिडेंट। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी तभी आएगा जब वो पहले रेजिडेंट हो। और रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक 2 टेस्ट हैं हमारे पास, जो कि किसी भी पर्सन को फुलफिल, दोनों में से कोई एक कंडीशन करनी है। सो एज इट मेंशंस, एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड। वो कंडीशंस कौन सी हैं? वो पहली कंडीशन है हमारे पास, that person shall have been a resident in India or staying in India for a period of 182 days, specifically exactly minimum of 182 days or more than that in that particular year. So जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल वो पर्सन कम से कम, वो इंडिविजुअल 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। जब इंडिया बोलते हैं तो मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहा हो। या अगर वो पर्सन ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा तो हमारे पास एक दूसरी कंडीशन है, वो पर्सन इंडिया में मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रहा हो फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, कम से कम 60 दिन, 2 महीने वो रहा हो, या उससे ज़्यादा पिछले साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिस साल की इनकम की, और उस साल से पीछे के 4 सालों में सारे दिनों को मिला के वो उन 4 सालों में उस साल से पीछे के
365 डेज या उससे ज़्यादा दिन कम से कम इंडिया में रहा हो। सो पहली कंडीशन, या तो उस साल, जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं, जिस साल का स्टेटस की बात कर रहे हैं, 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, उस साल वो कम से कम 60 दिन रहा हो या उससे ज़्यादा, और उस साल से पीछे के जो 4 साल हैं इमीडिएटली, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली 4 साल पीछे के जो हैं प्रीसीडिंग, उनमें सारे दिन मिला के वो जितने दिन रहा है वो 365 डेज या ज़्यादा हो जो उसका स्टे है इंडिया में। सो अगर वो इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, तो वो पर्सन कहलाएगा, इंडिविजुअल कहलाएगा रेजिडेंट, ठीक है। उससे वो सिंपल बन जाएगा रेजिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो अभी पता नहीं चलेगा, वो कब पता चलेगा, जब हम और 2 एडिशनल कंडीशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं रेजिडेंट, और उसके लिए इन दोनों कंडीशंस में से कंडीशन 1 जो हमारे पास है, या ये फुलफिल करे या ये फुलफिल करे, ठीक है जी। सो इन दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन वो फुलफिल कर देता है तो वो पर्सन बन जाएगा रेजिडेंट। दोनों पूरी हो जाए तो भी वेल एंड गुड, दोनों में से कोई एक पूरी हो जाए तो भी गुड, ठीक है। हाँ, अगर दोनों ही फुलफिल नहीं कर रहा तो वो सीधा ही कहलाएगा नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी। सो रेजिडेंट का क्राइटेरिया, सेटिस्फाइंग एनी वन और बोथ ऑफ 2 कंडीशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है जी। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये जो हमने सेकंड पॉइंट बात करी, जिसमें हमने ये बात करी कि कम से कम उस साल वो 60 डेज इंडिया में रहा हो। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, कई केसेस में हम क्या करते हैं, उन केसेस में हम जो ये 60 दिन जहाँ पर हमने लिखा है, मेंशन किया है, यहाँ पर इसको 60 दिन नहीं पढ़ेंगे, इसकी जगह पर हम पढ़ेंगे 182 डेज। सो कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन के केस में हम ये जो नॉर्मली ये कंडीशन 60 दिन ही हमेशा पढ़ी जाएगी, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं, उनके केस में अगर वो पर्सन की हम बात कर रहे होंगे तो हम इसको 60 दिन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 182 डेज प्रिज्यूम करके, और कंडीशन को चेक करेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन और सो ऑन, इसका बी पार्ट। सो वो 2 एक्सेप्शंस जो हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन जो इंडिया लीव करके जा चुका हो या वो इंडिया लीव कर रहा है उस साल, फॉर एक्सक्लूसिवली द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सो अगर कोई इंडिया का सिटीजन इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गया है उस साल, ठीक है, तो उस केस में हम उसका इंडिया में स्टे जो है वो 60 दिन सेकंड कंडीशन में नहीं पढ़ेंगे, हम सेकंड कंडीशन में भी 60 दिन की जगह पढ़ेंगे उसको 182 डेज, और फिर कंडीशन चेक करेंगे। या कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर ही है, वो या फॉर एग्जांपल कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के गया बट फॉर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप। सो या तो वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर गया, या वो एज अ वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ सम क्रू ऑफ इंडियन शिप जो गया है, इंडियन शिप होनी चाहिए, ठीक है, फॉरेन शिप नहीं। तो उस केस में इंडिया वो अगर उसने उस साल लीव किया है तो उस केस में भी हम पढ़ेंगे 60 डेज वाली कंडीशन को 182 डेज। या कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो इंडिया के बाहर ही सेटल्ड है, आउटसाइड इंडिया मीन्स ही हैज़ बीन सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और वो इंडिया के विजिट पे आ रहा है उस साल में, तो उस साल की जो सेकंड कंडीशन है हमारी रेजिडेंट वाली, उसमें हम 60 डेज की जगह प्रिज्यूम करेंगे 182 डेज। फ्रेंड्स देखिए, वैसे अभी हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस का जो है वो सिटीजनशिप के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, बट अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो 2 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, ये जो 2 एक्सेप्शंस हमें बनाई गई हैं, जहां पर हम 60 डेज वाली कंडीशन जो है उसको पढ़ेंगे 182 डेज। ये कंडीशंस, 2 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर सिटीजनशिप जो वर्ड है, जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये सिटीजनशिप को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इन 2 कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में सिटीजनशिप जो है वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, इसलिए जो है सिटीजनशिप जो वर्ड है इसको यूज़ करेंगे और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेलिवेंट होगा, ठीक है जी। ये 2 कंडीशंस के केस में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ही उन्हीं को अवेलेबल हैं जो इंडियन सिटीजन होगा।
यहाँ पर देखिए तीनों जगह पर इंडियन सिटीजन वर्ड की बात की गई है। सो ये एक्सेप्शंस उन्हीं के लिए लागू हैं जब इंडियन सिटीजन है कोई, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर और यूज की जाती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसका मतलब क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कोई भी पर्सन जिसके जो खुद या उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है जी। सो अगर वो कोई पर्सन है जिसके खुद या उसके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो क्वालिफाई करेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई अब प्रेजेंट इंडिया में जो आफ्टर डिवाइडेड इंडिया था जहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें से निकल गए, अगर उसमें पैदा हुआ है तो वो आ जाएगा डायरेक्टली इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब ये जो दो बेसिक कंडीशंस हमने बात की, 182 डेज और मोर इन दैट पर्टिकुलर ईयर, या 60 दिन प्लस 365 और मोर डेज इन 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। पीछे जिस साल की बात कर रहे हैं उससे पीछे के 4 सालों में 365 डेज और 60 डेज उस साल में, ठीक है। ये दो बेसिक कंडीशन में से अगर वो पर्सन एक फुलफिल कर लेता है या दोनों फुलफिल कर लेता है तो वो इंडिविजुअल बन जाएगा रेजिडेंट। बट जैसे कि हमने बात करी इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंट की भी दो कैटेगरीज हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो अगर किसी पर्सन को रेजिडेंट बन गया है तो उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसको चेक करने के लिए क्या टेस्ट है हमारे पास? उसको चेक करने के लिए हमारे पास दो एडिशनल सप्लीमेंट्री कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने से कोई भी पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो वो क्वालिफाई करेगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। एक बात हम यहां पर दोबारा रिवाइंड कर लें कि जो बेसिक कंडीशन है रेजिडेंट बनने के लिए, to become resident he needs to fulfill at least one of two conditions, ठीक है। बट अगर किसी को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो उसको ये दोनों की दोनों कंडीशंस ही, बोथ ऑफ दीज कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। इनमें से ईदर ऑफ देम नहीं चलेगा, इनमें से दोनों में दोनों की कंडीशन ही फुलफिल करनी जरूरी है। ये कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन, ही और शी मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 years preceding that previous year। so जिस साल की हम इनकम की बात कर रहे हैं उस साल से पीछे के 10 साल कॉन्टिन्यूस जो हैं, उससे पीछे के 10 साल। so अगर हम बात कर रहे हैं 2020-2021 की, ठीक है, इस साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना चाहते हैं तो 2019-20 से लेके इसको फर्स्ट ईयर मान के पिछला, इससे पीछे के टोटल हम 10 साल तक लेंगे, काउंट करेंगे, और उन 10 सालों में वो कम से कम किन्हीं 2 सालों में, ठीक है, किन्हीं भी 2 सालों में, फॉर एग्जांपल 19-20 में रहा हो और उसके बाद हो सकता है कि वो 12 और 13 में रहा, ज़रूरी नहीं है वो कॉन्टिन्यूसली 2 साल ही हों, ठीक है, वो गैप के साथ भी हो सकते हैं, बट किन्हीं 2 सालों में वो कम से कम रेजिडेंट क्वालिफाई किया हो। और रेजिडेंट कैसे वो क्वालिफाई करेगा? जब वो वही दो बेसिक कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं, 182 डेज और मोर या 60 डेज इन दैट ईयर और उससे पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो उस साल के लिए वो बन जाएगा रेजिडेंट। और ऐसे ही 2 सालों में कम से कम आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग दैट रेलिवेंट ईयर, ठीक है, वो रेजिडेंट रहा हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो पहली कंडीशन फुलफिल उसकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? बट सिर्फ पहली कंडीशन फुलफिल करने से ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा, उसको पूरा करने के लिए दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। वो कौन सी है? कि वो जो पीछे के 7 साल हैं, पहली कंडीशन में था पीछे के 10 साल एक्सप्लिसिटली, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में है पीछे के 7 साल। सो उस साल से पीछे के 7 सालों में ओवरऑल उन 7 सालों में जितने दिन वो इंडिया में रहा वो कम से कम 730 दिन या उससे ज़्यादा हों। सो अगर हम 2020-21 ही बात कर रहे हैं अगेन, ठीक है, हम जिस साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है, सो 2019-20 हमारा बन जाएगा फर्स्ट ईयर और उसको अप टू हमें 7 सालों तक देखना है। और उन 7 सालों में से किन्हीं भी किसी भी कॉम्बिनेशन में कितने भी दिन रहा हो, फॉर एग्जांपल 19-20 में 10 दिन रहा, ठीक है, बाकी इसी तरह से किसी साल में 365 डेज रहा, किसी साल में कुछ रहा ही नहीं इंडिया में वो,
2 साल रहा ही नहीं और फिर बाकी के 2 साल में किसी में 365 डेज एंड सो ऑन रहा, सो अगर वो 7 सालों में मिला के 730 दिन या उससे ज़्यादा बन जाते हैं तो उसकी सेकंड कंडीशन फॉर गेनिंग द स्टेटस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी पूरी मानी जाएगी। सो अगर वो ये 2 कंडीशंस भी सप्लीमेंट्री कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट के साथ साथ बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अगर इन दोनों में से वो एक फुलफिल करता है और एक फुलफिल नहीं करता, ठीक है, तो उस केस में वो रहेगा रेजिडेंट बट वो बन जाएगा दूसरी कैटेगरी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो अगर इन्हीं कंडीशन में से जो बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक फुलफिल कर ली रेजिडेंट, और उसके बाद अगर इन 2 कंडीशंस जो हमने की उन्हीं 2 कंडीशंस को थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा हुआ है, वहाँ बात की थी रेजिडेंट हो 2 साल कम से कम 10 सालों में, यहाँ बात की नॉन रेजिडेंट रहा हो 9 साल कम से कम 10 सालों में। वही बात है, कान सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, या वो इंडिया में रहा हो 729 डेज या लेस। पिछली कंडीशन में हमने बात की 730 डेज और पिछली कंडीशन में यहां पर हमने बात की है 730 डेज और मोर। सो अभी हम बात करें 729 डेज और लेस। ठीक है, सो आप सिंपल इसको याद रखो कि अगर रेजिडेंट में से एक कोई भी फुलफिल होगी या दोनों, और इनमें से अगर दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों में से एक फुलफिल हो गई और एक नहीं हुई या दोनों ही नहीं हुई तो वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो कि दूसरी कैटेगरी हमारी है। ठीक है जी। सो सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन प्लस नॉट सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ देम और एनी वन लीड टू नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन प्लस इफ ही सेटिस्फाइज एनी और बोथ ऑफ दीज कंडीशंस देन ही शैल बी बिकमिंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अगर वो बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाई करके और इनमें से कोई एक नहीं कर रहा या दोनों ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो वो बनेगा पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तीसरी कैटेगरी हमने बात की थी नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले जो बेसिक कंडीशंस करी थी हमने रेजिडेंट के लिए, ठीक है, अगर उन दोनों कंडीशंस को ही वो फुलफिल नहीं करता, वो 2 कंडीशंस कौन सी थी, 182 डेज और मोर इन दैट पर्टिकुलर ईयर, या दूसरी कंडीशन क्या थी, 60 डेज और मोर इन दैट ईयर प्लस total of 365 days or more in 4 years preceding that previous year. सो अगर इनमें से वो दोनों ही ये बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो डायरेक्टली बन जाएगा नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। तो उस केस में उसकी कोई भी सब कंडीशंस नहीं होगी। हाँ, अगर इनमें से कोई एक फुलफिल करता है तो फिर हम चेक करेंगे ऑर्डिनरी है कि नहीं है या नॉट ऑर्डिनरी है। उसके लिए वो जो 2 सप्लीमेंट्री कंडीशंस की हैं 2 out of 10 years या 730 डेज और मोर इन 7 previous years प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल्स। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान देने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का जब भी हम बात करेंगे, वो कौन से हैं। सबसे पहले जो पीरियड मीनिंग ऑफ स्टे है, स्टे मीन्स फिजिकल स्टे इज प्रेजेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड इज दैट स्टे मे बी कॉन्टिन्यूस और दैट स्टे मे बी विद गैप्स। सो फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है अगर एक साल में 182 डेज रहना है रेजिडेंट बनने के लिए तो 182 डेज इकट्ठे ही हों सबके सब। हो सकता है 1 महीना वो पूरा रहा, ठीक है, उसके बाद 6 दिन रहा, उसके बाद 10 दिन वो कहीं चला गया, आउट ऑफ इंडिया गया, और उसके बाद वापस आके 100 दिन इकट्ठा रहा, ठीक है। उसके बाद वो फिर उसके पास 1 महीना इंडिया में नहीं रहा, उसके बाद फिर उसने से 60 डेज इंडिया में रहा। सो ओवरऑल अगर उसके 182 डेज पूरे हो जाते हैं चाहे गैप के साथ ही उस पर्टिकुलर ईयर में, तो वो भी जो है वो मान्य है, वो भी अलाउड है। देन वो जो स्टे है वो ज़रूरी नहीं एक ही प्लेस पे हो सकता है कि वो इंडिया में आया, दिल्ली आया, ठीक है, उसके बाद वो बिज़नेस के कनेक्शन में 100 दिन मुंबई रहा, उसके बाद वो हरिद्वार घूमने चला गया, वहाँ रहा, फिर उसके बाद वो गोवा घूमने चला गया, फिर वो वापस चला गया अपनी कंट्री, फ़ॉरेन चला गया, और वहाँ से जब वापस आया तो उसके बाद वो
वापस आके सीधा कोलकाता में रहा, सो प्लेस ऑफ स्टे इज़ नॉट रेलिवेंट स्टे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टे इज़ ऑल्सो नॉट रेलिवेंट, कि क्या वो इंडिया में घूमने ही आया था या बिजनेस के कारण आया है या कैसे आया है, वो कोई भी उसका रेलिवेंस नहीं है स्पेसिफिकली। देन एक और चीज़ है, डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल इज ऑल्सो इंक्लूडेड और कंसिडर्ड एज अ डे दैट हैव बीन स्टेड इन इंडिया। सो स्टे की बात करेंगे तो जिस दिन वो इंडिया में डिपार्चर यहाँ से वापस जा रहे हैं या जिस दिन इंडिया में आ रहा है उस दिन को हम इंडिया में स्टे किया हुआ दिन मानेंगे, ठीक है। सो प्रोपोर्शनेटली उस वो डे या ऑर्ली बेसिस को भी हम ऐड करेंगे to determine the residential status of that particular person concerned, which is this is the rule is basically based on a advanced ruling given by authority of advanced rulings in 1995. So this was about the concept of residential status in case of individuals specifically, ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल एक इनर रोमानियन सिटीजन है, वो इंडिया को लीव करती है फर्स्ट टाइम, 20 साल इंडिया में रही और उसके बाद इंडिया से जा रही है 2017 में नवंबर 25 को। और फाइनेंशियल ईयर अगर 18-19 की बात करें, ठीक है, वो इंडिया को 15 सितंबर को आई और 15 दिन रहने के बाद इंडिया में से चली गई। देन शी केम बैक टू इंडिया ऑन अप्रैल 10, 2020, ठीक है। अगर हम 2020-2021 ईयर की रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें, ठीक है, तो उस केस में वो कब आई इंडिया में, 10 अप्रैल को। और हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए पहली कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर, एंड द स्टेटमेंट सेज कि उसके बाद वो वापस नहीं गई। सो इन दैट केस ऑल्दो शी इज़ अ रोमानियन सिटीजन, ठीक है, बट वो इनकम टैक्स पर्पजेज के लिए क्या बन जाएगी, रेजिडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कंडीशन देखनी है, 2 आउट ऑफ 10 ईयर तो वो इंडिया में रही है, ठीक है, क्योंकि 10 ईयर कंप्यूट करेंगे तो 2017 में सबसे पहले इंडिया में बाहर गई 20 साल रहने के बाद। तो 20 से पहले की तो 10 साल कौन से बनेंगे, 19-20, ठीक है जी, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12 और 10-11, इन 10 साल बनेंगे। और क्या है, वो कब गई इंडिया से बाहर थी, नवंबर 25, 2017 की बात है जब वो इंडिया से बाहर गई है स्पेसिफिकली, ठीक है। उससे पीछे वाले तो साल, वो सारे साल 20 साल इंडिया में रही। सो 2 साल तो रेजिडेंट वो क्वालिफाई हो जाएगी, 2 से ज़्यादा ही हो रही है कि वो हमेशा इंडिया में रही। सो पहली सब कंडीशन भी फुलफिल होगी, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स। दूसरी कंडीशन क्या थी, उस साल जिस साल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किस साल की बात कर रहे हैं, 20-21 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2020-21 की बात कर रहे हैं। उससे पीछे के कितने साल, 7 साल। 7 साल कहाँ पर फॉल करते हैं, यहाँ तक, ठीक है। सो 2013-14 तक जो है वो पूरे के पूरे वो 730 दिन या ज़्यादा इंडिया में रही हो। 2017 कब गई वो इंडिया से बाहर, नवंबर को, ठीक है। चलो अब 18 वाला दिन भी आ जाएंगे सितंबर में, जो 15 दिन रही। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ये सारे साल तो वो इंडिया में ही रही। तो एक साल में दिन होते हैं 365, 365, 365, 365, और यहाँ पर 25 नवंबर को गई, तो 25 नवंबर तक तो वो इंडिया में ही रही। हम रफली एस्टिमेट लगा रहे हैं 190 डेज, ठीक है, एक आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। 18-19 में वो कितने दिन इंडिया में आई, 15 दिन रही, ठीक है। सो 15 प्लस 190 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365, सो ये 730 से तो ज़्यादा ही बनेगा ओवरऑल, है ना। सो सेकंड कंडीशन जो थी 730 दिन आउट ऑफ 7 ईयर्स, वो भी पूरी हो गई। तो रेना क्या बन गई, जो इना है सॉरी, वो क्या बन गई, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है जी। सो हम देख रहे हैं कि चाहे वो रोमानियन सिटीजन है अभी भी, बट इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से इना क्या है, अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है जी। ये है रेलिवेंस रेजिडेंशियल स्टेटस के कॉन्सेप्ट की फॉर अप्लाइंग टैक्सेशन, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स। अगर दूसरी कैटेगरीज की बात करें तो
जैसे कि बात की, या वो रेजिडेंट होंगे या वो नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है स्टेटस जो है वो इन सब कैटेगरीज के केस में लागू नहीं होता, ठीक है। या वो रेजिडेंट होंगे या वो नॉन रेजिडेंट होंगे। और ये रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट का जो डिफरेंस है इनके केस में वो कैसे पता चलेगा? इंडिया अगर कंपनी की बात करें तो अगर तो वो इंडियन कंपनी है या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो इंडिया में था तो वो मानी जाएगी रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट कंपनी। अगर नहीं था तो वो मानी जाएगी, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं था, ठीक है, उस केस में वो मानी जाएगी नॉन रेजिडेंट कंपनी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब फटाफट से इसको देखते हैं कि इसका मतलब है जहाँ पर की मैनेजमेंट डिसीजंस जो हैं, कमर्शियल डिसीजन उस कंपनी के जो हैं वो उसके ज़रूरी हैं जो उसके बिजनेस के लिए वो लिए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या हम मानेंगे की डिसीजंस, जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स हो रही हों, एनुअल जनरल मीटिंग्स, डिविडेंड कहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के कहाँ रखे जा रहे हैं, एंड सो ऑन। ऑल दीज रिलेटेड पैरामीटर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होगी। हाँ, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद स्टे ऑफ प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। वो कहाँ पर रह रहे हैं वो रेलिवेंस एग्जैक्टली नहीं है। एक छोटा सा स्नैपशॉट है जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी को स्प्लिट कर रहा है टाइप ऑफ कंपनी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बेसिस पे, जो नॉन इंडियन कंपनी। अगर इंडिया में ही इफेक्टिव मैनेजमेंट है पूरे का पूरा तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, चाहे वो इंडियन कंपनी चाहे फॉरेन कंपनी। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट कुछ इंडिया में है कुछ बाहर है तो उस केस में भी चाहे इंडियन कंपनी है चाहे फॉरेन कंपनी है रेजिडेंट मानी जाएगी। बट अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तो अगर तो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, अगर इंडियन कंपनी नहीं है कोई फॉरेन कंपनी तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है जी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ companies, ठीक है। सो दिस वीडियो वाज अबाउट डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस